नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे का किया दौरा। IITM पुणे ने पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय और अराइज नैनीताल के साथ किया समझौता। रिजिजू ने कहा, वैज्ञानिकों और शोध छात्रों ने जलवायु और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भारत को बना दिया है अग्रणी देश। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को बारामूला जिले के डाक बंगले में एक समारोह को किया संबोधित। कहा, PMAY के तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं दी जा रही जमीन। प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो जम्मू कश्मीर में शांति निर्माण में दे योगदान। केंद्र सरकार ने बाढ़ राहत के लिए पंजाब को दिए 218.40 करोड़। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में फसल क्षति पर किसानों को 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दे सरकार। सरकार के हस्तक्षेप के बाद टमाटर की थोक कीमतों में आई कमी। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार देश भर में 500 से अधिक केंद्रों पर 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रही है टमाटर। NCCF और NAFED कर रहा है टमाटर की खरीद। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का जताया अनुमान। उत्तराखंड और हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए भी येलो अलर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर। 17 जिले बाढ़ से प्रभावित। अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे का दौरा किया। इस अवसर पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री की उपस्थिति में IITM पुणे और तेजपुर विश्वविद्यालय और अराइज नैनीताल के बीच 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। संस्थानों के बीच इस भागीदारी का उद्देश्य पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने और प्रभावी समाधान विकसित करने के लिए विशेषज्ञता, संसाधन और शोध क्षमताओं को जुटाना है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के निदेशक और तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर असम के रजिस्ट्रार के बीच समझौता ज्ञापन काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में निगरानी किए जा रहे ग्रीन हाउस गैसों के जीव मंडल, परिवेश विनिमय और एनर्जी फ्लैक्सेस के बीच सहयोगात्मक शोध को बढ़ावा देने के लिए किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को जमीन नहीं दी जा रही है और जिन लोगों ने अवैध रूप से राज्य की जमीन हड़प ली है उन लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। बारामूला जिले के डाक बंगले में एक समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि कई लोग उनके पास ये कहते हुए आए थे कि वो PMAY के लिए पात्र है, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। इसलिए प्रशासन ने समीक्षा की और ऐसे परिवारों को PMAY के तहत 5 मरला जमीन देने का फैसला किया ताकि वो अपना घर बना सकें। उपराज्यपाल ने कहा कि बेघर परिवारों के लिए अब तक 1,99,500 घर स्वीकृत किए जा चुके हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक संवाददाता सम्मेलन करके कहा है कि युवा किसानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ने के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी पर सरकार काम कर रही है। कि जैसे कहावत है, देशा में देश हरियाणा, जिद दूध दही का खाना। हम हरियाणा के लोग अगर देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं तो अपने खान पान से, अपने दूध और दही से हम जो इसका सेवन करते हैं, शारीरिक बल के नाते से हमारे यहाँ पहलवान, हमारे यहाँ अच्छा एक किसान, हमारा नौजवान सेना में भर्ती होता है तो निश्चित रूप से उसका जो आहार है, दूध दही के खाने का एक अपना प्रभाव होता है। और ये जो दूध का काम करने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए
दूध का उत्पादन करने के लिए पशु रखते हैं और युवा खास करके जो बेरोजगार हैं अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए इस व्यवसाय में तेजी से आ रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए हमने भी सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं बनाई हैं और जो डेयरीज हैं इस डेयरी यूनिट को हाईटेक डेयरी यूनिट के ओर भी हम ले जा रहे हैं। खट्टर ने कहा कि हरियाणा की पहचान दूध, दही और घी से है। हरियाणा के किसान व्यापारी किसान हैं और दूध उत्पादक के साथ साथ दूध का कारोबार भी करते हैं। मेरा मानना है कि जो डेयरी का किसान है वो एक प्रकार का व्यापारिक किसान है, क्योंकि वो दूध का उत्पादक भी है किसान के नाते और व्यापारी के नाते से वो दूध बेचता भी है। तो इसलिए आज के इस युग में इस दूध के व्यवसाय में जुड़े लोगों को अपने परिवार को पालन करने के लिए बहुत सहयोग हो रहा है। जैसा हमारा किसान है, संयोग से भूमि जोत ये छोटी होती जा रही है और जब जोत छोटी होगी तो वैकल्पिक साधन इसकी भी आवश्यकता है। तो उसको तलाशने के लिए अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में ये जो दूध उत्पादन का व्यवसाय ये हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और खास करके जैसा मैंने बताया हाईटेक और मिनी डेयरी इसका जो उपयोग होगा इससे रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे। और बरसात के सीजन में टमाटर की कीमतें लगातार आसमान पर बनी हुई हैं। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय आगे आया है। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCCF और नेफेड को टमाटर की खरीद के बाद लोगों के बीच बेचने का निर्देश दिया गया है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में ऐसे ही एक केंद्र का जायजा लिया और लोगों से बात की। इन दिनों टमाटर का जो भाव है खास करके खुले मार्केट में वो उफान पर है, लेकिन सरकार ने, आप देख रहे हैं, ये भारत सरकार के द्वारा रियायती दर पर टमाटर की बिक्री की जा रही है 90 रुपये प्रति किलो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-2 किलो का ये पैकेट है और 2-2 किलो के पैकेट 90 दूनी 180 यानी 180 रुपये में 2 किलो टमाटर लोगों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि टमाटर की किल्लत है बाजार में। और हम जरा बात करेंगे लोगों से जो टमाटर खरीद रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विक्रय अधिकारी से, जो जिनके नेतृत्व में यहाँ पर टमाटर की बिक्री हो रही है। बस बताएं कि कितने लेवल पर, यानी कि व्यापक लेवल पर सरकार इस योजना को चला रही है। सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार प्रधानमंत्री जी और हमारे जो उपभोक्ता मंत्री जी हैं उनके मार्गदर्शन से हम कल से यह बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे हम कर रहे हैं। टमाटर का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल दिल्ली NCR में 20 जगह पर आउटलेट्स थे, आज भी वैसे ही है और हमारी मोबाइल वैन्स भी हर जगह घूम रही है। तो इनका कहना है कि मार्केट में रेट जैसे ही स्टेबल हो जाएगा तब ये अभियान बंद होगा सरकार का। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। दीदी आप बताइए कि सरकार की कैसी है ये योजना? ये 90 रुपए किलो दे रहे हैं आपके डेट में, अभी की डेट में 90 रुपए किलो दे रहे हैं, लेकिन सही दे रहे हैं। अभी तो 250 से 240 ऐसे किलो है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, ये सरकार ये योजना चला रही है क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा रेट है टमाटर का, क्या कहेंगे इस योजना पर? बहुत अच्छी कोशिश है ये सरकार की तरफ से। अगर सरकार ऐसा कुछ कर रही है आम जनता के लिए, सोच रही है, इतने फ्लड के माहौल में ऐसा सोच रही है, तो बहुत अच्छी बात है जनता के लिए। टमाटर से सही है कि सर यहाँ 90 रुपये मिल रहे हैं, अच्छा है, बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे हर जगह हम सबको मिले, सबको सरकार की तरफ से मिल रहा है हमें, ये तो सरकार की बढ़िया। और बाढ़ प्रभावित पंजाब में राज्य आपदा से निपटने के लिए तत्काल धनराशि जारी करने और मौजूदा दिशा निर्देशों में ढील देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए भाजपा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राज्य सरकार से अपील की है कि वो संकटग्रस्त लोगों तक पहुंचने में और अधिक समय बर्बाद ना करें। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फसल क्षति पर किसानों को अविलंब 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। जाखड़ ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश के 22 राज्यों को भारी बारिश और संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर मौजूदा दिशा निर्देशों में ढील देते हुए तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को फंड जारी किया है, जिसमें पंजाब को इस उद्देश्य के लिए 218.40 करोड़ रुपए मिले हैं।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घाघरा नदी पर सकरौर, भिखारीपुर, एल्गिन, चरसड़ी तटबंध का निरीक्षण किया। समय से कार्य न पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में बात करते हुए बाढ़ की संभावनाओं के चलते सरकार द्वारा दी गई तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने आपदा को लेकर अपनी पूरी तैयारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हम पूरी तरह सतर्क हैं और कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खासकर किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है, उनके खेत जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन गांव के किसान इसे नाकाफी बता रहे हैं। कोई नहीं आता, सब आते हैं तारापुर तक आते हैं, चक्कर मार चले जाते हैं। और जब आते हैं, जब बाढ़ आती है, बाढ़ आने से पहले कुछ नहीं हो पाता यहाँ से। एसडीएम और डीएम भी चक्कर मार के चले जाएंगे, वो केवल अपना खाना पूर्ति करेंगे। जब बाढ़ आने से पहले ना तो तटबंध पर मिट्टी गिराने काम करते हैं, ना कुछ करते हैं वो। अगर फसल की बात करें तो फसल का क्या हाल है? फसल का तो सारा नुकसान है, मुंजी तो सारी खत्म है, गन्ने में बहुत ज्यादा नुकसान है, सारी मुंजी डूबी पड़ी है। बिल्कुल किसानों को फसल में भी नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है, सारी मुंजी डूबी पड़ी है, उसका तो कुछ है ही नहीं। उस पर बाढ़ का बड़ा ज़्यादा वो हो रहा है नुकसान, फसलों का भी बहुत ज़्यादा, और पानी भी बढ़ रहा है बाढ़ का ज़्यादा। तो कोई यहाँ पे आ नहीं रहा, कोई भी आता है फ़ोटो खींच लेते हैं, नंबर लिख के चले जाते हैं। कल से कम 20 गाड़ी आ गई है प्रशासन की। जो अपना लोकल व्यवस्था करके अपना एक लोकल बंदे वो लोग बनाते हैं, तो उसमें कल रिसाव हुआ और उसमें कटान हुआ है, जिसकी वजह से पानी खेतों में भरा है। वहाँ पे हमारे एडीएम फाइनेंस और एसडीएम और पूरी फील्ड की टीम वहीं पे तैनात है। अभी कहीं भी कोई आबादी प्रभावित नहीं है, लोग अभी तक अपने घरों में हैं। हम लोग सतत निगरानी बरत रहे हैं। अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी को इवैक्यूएट करना पड़ेगा या किसी को बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे बोट्स हैं, हमारी पीएसी फ्लड कंपनी की टीम है वहाँ पे, हमारे वहाँ पे एसडीआरएफ तैनात है, तो सभी व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कई इलाकों में अत्यधिक वर्षा के कारण फसलें जलमग्न हो जाने पर बताया कि उन्होंने प्रशासन को सभी नुकसान का आकलन करने के लिए कहा है। अत्यधिक वर्षा के कारण कई सड़कें, मार्ग प्रभावित हुए हैं और जगह जगह पर भू कटाव हुआ है। उस सभी में राहत के लिए उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। लक्सर, खानपुर क्षेत्र, हरिद्वार का नगरी क्षेत्र और रुड़की से लेकर पूरे इस क्षेत्र में, भगवानपुर से लेकर जो समस्त ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण से फसलें भी जलमग्न हो गई हैं और लोगों के घरों में भी पानी घुसा है। काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ है। सड़क मार्ग भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। नहर के किनारे वाले जो प्रोटेक्शन वर्क थे वह भी प्रभावित हुए हैं। जगह जगह पर भू कटाव हुआ है और इस सब के लिए आकलन करने का हमने प्रशासन को कहा है कि सभी क्षति जो भी हुई है उस क्षति का आकलन करें और फिलहाल अभी लोगों को राहत में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, उसके लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। और आइए अब नजर डालते हैं असम में बाढ़ की ताज़ा स्थिति पर। असम में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। राज्य के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, तो वहीं बाढ़ से अब 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। राज्य IMD की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राज्य के लगभग सभी हिस्सों में आज व्यापक बारिश की संभावना है। भारी बारिश के कारण बेकी, ब्रह्मपुत्र और संकोश नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या बढ़कर 385 हो गई है, जिसमें माजुली, धेमाजी और विश्वनाथ सबसे अधिक प्रभावित हैं। 4200 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। NDRF, SDRF समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रही हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने गाय पालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की थी, लेकिन आज इस योजना के माध्यम से राज्य भर में करप्शन का खेल खेला जा रहा है। जगह जगह लोग इसका विरोध कर रहे हैं। गोठान योजना की जमीनी हकीकत क्या है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गाय पालक किसानों के लिए गोधन न्याय योजना, जिसे गोठान भी कहा जाता है, शुरू की। लेकिन राज्य की ये योजना किसानों के लिए सुविधा के नाम पर परेशानी का कारण बन गई है। राज्य की जमीनी हकीकत की बात करें तो राज्य में 10,000 के आसपास गोठान बनाए गए हैं। सरकार का दावा है कि यहाँ गायों को चारा और पानी सरकार के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन अधिकांश गोठान करप्शन का अड्डा बन गए हैं, जहाँ ना तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था है और ना चारे की। ऐसा हम नहीं कहते, खुद गोठान का संचालन करने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ जितनी गाय आती हैं उसके मुकाबले चारा नहीं है। सवाल ये है कि हर साल लाखों करोड़ों रुपए गोठान के नाम पर किसकी जेबों में जा रहे हैं। अब जितना है उतना आप खिला रहे हैं सर, अब नहीं तो फिर सरकार देगा तो फिर खिलाएंगे। कहाँ से खिलाएंगे? अपने घर से इतना ही खिला सकते हैं। जितना रखा है अभी बरसात के समय, अब कहाँ से लाएंगे, है ना। वो समय था पहले लाया था, खिलाए हैं, अब बरसात के समय कहाँ से लाएंगे चारा। गायों का पालन करने वाले लोग भी बताते हैं कि सरकार ने वायदे तो बड़े बड़े किए, लेकिन गाय पालकों को कोई फायदा नहीं दिया गया। योजना की रकम का आपस में ही बंदरबाट कर लिया गया। चारा उरा नहीं है साहब, आते घर ले खा के बाद हम टाइम में फिर अपन घुमा ले जाते, वहाँ से जब घर जावत है पानी उन्हीं कोनो समय रहते, कोनो समय नहीं रहा। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। जैसे शराब घोटाला राज्य में हुआ, जिसमें सत्ताधारी दल के नेता और राज्य की नौकरशाही शामिल है, उसी तरह इस योजना में भी राज्य सरकार में शामिल लोग जनता के नाम पर पैसा जमकर कमा रहे हैं। मवेशियों के लिए चारे और पानी के लिए 40,000 रुपया पर साल, हर वर्ष 40,000 रुपया शासन द्वारा दिया जाता है। और आप देख सकते हैं न यहाँ चारा है न पानी है। ये प्रकार से इस योजना के माध्यम से एक महाघोटाला है सरकार के द्वारा, ये कह सकते हैं। इन गोठानों में सरकार 2 रुपए प्रति किलो में पशुपालकों से गोबर खरीद करती है, लेकिन गाय गोठानों के स्थान पर सड़कों पर ही ज्यादा दिखाई देती हैं। किसानों का भी सही कहना है कि जब पानी और चारा ही नहीं होगा तो गाय गोठानों में क्यों जाएंगी। लेकिन वो अलग बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार कागजों में हर साल रकम लगातार दिखा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गाय पालने वाले किसानों के लिए एक योजना शुरू की थी और उसका नाम था गोठान, और एक नारा दिया था, ये देखें कि छत्तीसगढ़ के 4 चनारी, नरवा गरबा घुरबा बारी, येला बचाना है संगवारी। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखें तो ये योजना पूरी तरीके से धराशायी होती दिखाई दे रही है और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि इसमें बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज छत्तीसगढ़। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में मजबूती देखने को मिली। राजकोट, काला पीपल और लालसोट मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लखीमपुर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि सहारनपुर मंडी में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 जुलाई को सरसों का भाव था 4,700 रुपए। 15 जुलाई को इसके सौदे 200 रुपए चढ़कर 4,900 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भी सरसों के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहां 15 जुलाई को सरसों का भाव 395 रुपए की छलांग लगाकर 4,560 रुपए से 4,955 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में भी सरसों के भाव में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 14 जुलाई को इसका भाव रहा 5,060 रुपए, जो कि 15 जुलाई को 15 रुपए की तेजी के बाद 5,075 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 14 जुलाई को सरसों का भाव रहा 5,470 रुपए, जो कि 15 जुलाई को 5 रुपए लुढ़क कर 5,465 रुपए पर आ गया। राज्य की ही सहारनपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जुलाई को सरसों 5,460 रुपए पर बिकी।
ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में किस तरह अपनी खेती का ख्याल रखें, आइए देखते हैं। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय खेतों और बागों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। दक्षिणी गुजरात में ही ये समय कपास और अरहर की बुआई के लिए उपयुक्त है, लेकिन बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। यही समय किसान धान की नर्सरी लगाते रहें और धान की नर्सरी से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। इसके अलावा जहां नर्सरी तैयार है, वहां किसान धान की रोपाई शुरू कर सकते हैं। वहीं मध्य गुजरात में अगर नर्सरी में धान के पौधों की ऊपरी पत्तियां आयरन की कमी के कारण पीली पड़ रही हों, तो किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मध्य गुजरात में ही ये समय अरहर की बुआई के लिए उपयुक्त है। यही समय किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों की रोपाई भी कर सकते हैं। उत्तरी गुजरात में किसान समय से लोबिया की बुआई कर लें। इसके अलावा किसान बाजरे में सहफसली के रूप में मूंग, अरहर, ग्वार की बुआई कर सकते हैं। उत्तरी गुजरात में ही किसान इस समय कपास में खाली जगहों को भरने का काम करें। उत्तरी गुजरात में ये समय कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए अच्छा है। इसके साथ ही इस समय यहाँ मिर्च, बैंगन और फूल गोभी की रोपाई की जा सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में अरहर, सोयाबीन, मूंग और उड़द की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ तिल और बाजरे की बुआई भी की जा सकती है। और अब बात करते हैं खास खबरों की। आपको बता दें, फ्रांस और यूएई की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी हो गई है। अपने यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुलाकात की और संबंधों को मजबूती प्रदान की। भारत की G20 की अध्यक्षता में कर्नाटक के हम्पी में तीसरी शेरपा बैठक में सह निर्माण और समावेशी विकास के महत्व पर जोर दिया गया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और द्विपक्षीय चर्चाएं हुई। ओपी राजभर के नेतृत्व वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। ओपी राजभर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया में बातचीत करते हुए राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिला प्रशासन ने बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। वहीं प्रशासन ने कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी की। दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 23 में भरे पानी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक फुटबॉल खेलने घर से निकले थे। लड़कों ने फुटबॉल खेलने के बाद निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स के अंदर बने पानी के गड्ढे में कूद गए। नहाने के दौरान तीनों लड़कों की मौत हो गई। मेरठ के भावनपुर में शनिवार को हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे कई कांवड़िया करंट की चपेट में आकर झुलस गए। जानकारी के मुताबिक भावनपुर थाना क्षेत्र के राली चौहान गांव में शिव भक्तों की डीजे ट्रॉली हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे 5 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक घायल कांवड़ियों को मेरठ के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम होने से मजनू का टीला से कश्मीरी गेट तक सड़क की स्थिति में सुधार हो रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद इस इलाके की सड़कों पर भारी जलजमाव हो गया था। उत्तराखंड के चमोली में सीमा सड़क संगठन ने जोशीमठ मलारी राजमार्ग जुमा के पास एक अस्थायी पुल बनाया है। बीते दिनों मलारी हाईवे के पास देवगढ़ नाले में उफान आने की वजह से वहां बना पुल पानी में बह गया था। इसी के साथ किसान समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।